रिकॉर्डिंग हमने अभी स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने एक क्वेश्चन किया था, जो कि वीडियो में था, क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया था, हमें क्या करना था, हमें टाइम दे रखा था कि टैग एरे एक्सेस का क्या टाइम होता है, डेटा एरे एक्सेस का, हिट मिस कंपैरिजन का और रिटर्न डेटा को रिटर्न करने का। तो हमने देखा कि एक्चुअल में कैश हिट लेटेंसी होती क्या है। कैश हिट लेटेंसी होती है, सीपीयू से तुम्हारी रिक्वेस्ट निकली, कैश के पास गई, कैश ने कुछ प्रोसेस किया, उधर कैश से वो रिक्वेस्ट वापस सीपीयू के पास आई डेटा लेके। तो ये जो टोटल टाइम लगा, जो कि मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको बोलते हैं कैश हिट लेटेंसी। अब कहा ये जाता है कि जब टैग कंपैरिजन तुम शुरू करते हो या फिर तुम सेट नंबर ढूंढना शुरू करते हो, तो ये दोनों चीजें एक साथ होने लगती है। डेटा एक्सेस यानी कि जो सेट नंबर है वो तुम्हारा जब एक्सेस होने लगता है, उसी टाइम पे तुम टैग कंपैरिजन भी शुरू करते हो। ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि तुम्हें सेट नंबर निकालने में ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है कई बार कि टैग कंपैरिजन निकालने में ज्यादा टाइम लग जाए। तो जब तुम टैग कंपैरिजन निकालते हो, उसी प्रोसेस के साथ हिट मिस कंपैरिजन भी हो जाता है, क्योंकि जब टैग कंपेयर किया और टैग सेम आ गया तो तुम्हें पता चला कि हिट हो रहा है, टैग सेम नहीं आया तो वो मिस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि टैग प्लस हिट मिस वाला टाइम ज्यादा है या फिर डेटा एक्सेस वाला टाइम ज्यादा है, क्योंकि जब तक ये तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम डेटा को रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देखते हैं कि टैग प्लस हिट मिस वाला टाइम ज्यादा है या फिर डेटा एक्सेस का। जैसे ही ज्यादा वाला टाइम ओवर होगा उसके बाद हम डेटा रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हम मैक्स फंक्शन लगा के चलते हैं। या तो हमें 3 प्लस 1.3 नैनो सेकेंड्स देखना पड़ेगा या फिर 4.2 नैनो सेकेंड्स देखना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि 4.3 ज्यादा हो रहा है, तो हमने 4.3 को कंसीडर किया, प्लस 1 नैनो सेकेंड्स जो डेटा को रिटर्न करने में लग रहा था वो तो लगे गए। तो टोटल हमारे पास कैश हिट लेटेंसी आई 5.3 नैनो सेकेंड्स। फिर हम आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एमपीके ये होता है, पहली बात तो मिसेस पर किलो इंस्ट्रक्शन। हमारे पास दो प्रोग्राम थे, ए और बी। ए के मिसेस पर किलो इंस्ट्रक्शन, मिसेस पर 1000 इंस्ट्रक्शन दे रखे 44, बी के मिसेस पर 1000 इंस्ट्रक्शन दे रखे 35। अब मिसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश मिस, सॉरी, एक होता है आई कैश मिस, एक होता है डी कैश मिस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे पास जो डेटा होता है वो कैश से सीपीयू के अंदर जाता है, फिर सीपीयू देखता है कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, तो वो कैश के पास रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे को ये डेटा उठा के ला दो। ठीक है, अब हर प्रोग्राम के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, कैश से सीपीयू में, आई कैश से सीपीयू में इंस्ट्रक्शन तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे 100 इंस्ट्रक्शन थे टोटल, जो ए के लिए हमने एनालाइज किए, और 100 ही ऐसे थे जो बी के लिए हमने एनालाइज किए। ये बोल रहे हैं कि 35 इंस्ट्रक्शन ऐसे थे ए में। 35% का मतलब अगर मैं 100 मान के चलता हूँ, 35 इंस्ट्रक्शन ऐसे थे जिनमें हमने डी कैश को एक्सेस किया। बी के लिए हमें कुछ ऐसा डेटा नहीं दे रखा। तो टोटल नंबर ऑफ हमने जो मेमोरी एक्सेस की वो होगी 135। इस केस में 135 बार एक्सेस की, और अगर एक के लिए निकालें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगी 1.35। ठीक है, हमें बी के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि बी के लिए क्या निकालना है, डेटा कैश को जो तुमने कितनी बार एक्सेस किया वो निकालना है। ठीक है, हमें साथ में दे रखा है कि हिट रेट जो एक है और जो हिट रेट बी है वो दोनों सेम है। तो ऑब्वियसली अगर हिट रेट दोनों के सेम है तो मिस रेट भी सेम होगा ना, क्योंकि हिट रेट प्लस मिस रेट इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, अगर हिट रेट 0.7 है तो मिस रेट 0.3 हो जाएगा दोनों केसेस के लिए। अब मिस रेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, नंबर ऑफ मिसेस पर टोटल एक्सेसेस। हम जब कैश को एक्सेस कर रहे हैं उनमें से कितनी बार हमें मिसेस मिल रही है। इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं कि एक्चुअल में आई कहां से थी। ये डेफिनेशन आई थी मिसेस पर इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एक्सेसेस पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम एक को मान के चल रहे थे ऑन एन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन पे हमें कितने मिसेस लेने पड़ रहे हैं, ऑन एन एवरेज हमें एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी बार एक्सेस करना पड़ रहा है डेटा को। तो हमने ये फॉर्मूला बनाया था। अब जो फॉर्मूला ये a इक्वल्स टू बी के लिए प्रूव हो गया, क्योंकि मिस रेट ऑफ a इक्वल्स टू मिस रेट ऑफ b है। तो a का डेटा हमें दे रखा था जो कि हमने पुट कर लिया, b का डेटा हमें दे रखा था जो हमने पुट कर लिया, b का सिर्फ एक डेटा नहीं दे रखा था, टोटल एक्सेसेस पर इंस्ट्रक्शन वही हमें निकालना है। उसमें हमें डी कैश वाला निकालना है। तो हमने x मान लिया था, उसको हमने x को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर है 1.073। अब ये 1.073 क्या है, 1.073 है टोटल एक्सेसेस पर इंस्ट्रक्शन।
पर इंस्ट्रक्शन, टोटल एक्सेसेस पर इंस्ट्रक्शन। हमने कितने इंस्ट्रक्शन मान के चले थे? 100 इंस्ट्रक्शन। तो ये एक इंस्ट्रक्शन का है, अगर 100 इंस्ट्रक्शन का होता तो यानी कि मेरे पास आ जाते हैं अगर 100 इंस्टेंस होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 107.3 बन जाता है ये। अब 107.3 देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि हम 100 इंस्ट्रक्शन मान के चल रहे हैं, तो जो 100 इंस्ट्रक्शन थे वो तो आई वाले थे, टी वाले निकालने हैं, तो इनमें से 100 माइनस कर दिया 7.3, ये हमारा आंसर। अब समझ आया? ठीक है, चलो अब आगे का देखते हैं हम। आज हम देख रहे हैं वीक 8 का कंटेंट क्या है। वीक 8 का टॉपिक है कैश कोहेरेंस एंड मेमोरी कंसिस्टेंसी। ठीक है, कैश कोहेरेंस और मेमोरी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, अब अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे ना वो एक सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे स्मार्टफोन्स में या मेरे लैपटॉप में जिसमें भी हमारे पास ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स होते हैं, डुअल कोर प्रोसेसर्स होते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर्स होते हैं, हेक्सा कोर होते हैं। ये टर्म्स तुमने कभी ना कभी सुने होगी, जब तुमने अपना फोन परचेज किया था तो तुम वो ब्रांडिंग में लिखते हैं कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है हमारा, हमारा डुअल कोर है, ऐसी चीज लिखते हैं। तो डुअल कोर्स का मतलब उसमें दो प्रोसेसर की यूनिट्स लगी हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। अब सपोज करो मेरे पास क्वाड कोर प्रोसेसर है, इस क्वाड कोर का मतलब मेरे पास 4 यूनिट्स हैं। एक है मेरा P1 प्रोसेसर 1, P2, P3 और P4। ठीक है, हम मल्टी प्रोसेसर्स का यूज क्यों कर रहे हैं? हम अपने प्रोग्राम की, अपने सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास एक ही प्रोसेसर है तो वो एक ही पर्टिकुलर टास्क पे काम कर पाएगा, हम मल्टीटास्किंग उतनी बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे वहां पे। वहीं पे अगर हमारे पास 4 अलग अलग छोटे छोटे प्रोसेसर्स भी हैं तो हम मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। इस वजह से हम प्रोसेसर्स को ऐसे डिवाइड कर देते हैं, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, मेन पर्पस होता है मल्टीटास्किंग का, कि हम बहुत सारी टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकें। अब जब हमने प्रोसेसर्स को ऐसे बांट दिया तो हमारे पास सवाल आता है कि प्रोसेसर जब ट्रेडिशनल तरीके से, मान लो ये प्रोसेसर था जिसको हम सीपीयू बोल रहे थे अभी तक, वो इंटरेक्ट कर रहा है कैश से, L1 कैश से। अब ये 4 प्रोसेसर्स एक ही L1 कैश से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? अगर ये चारों के चारों, जो सपोज करो कि ऐसे कुछ मैंने बना दिया मैकेनिज्म, चारों के चारों एक ही L1 कैश के साथ वो कर रहे हैं इंटरेक्ट, तो वो फिजिबल नहीं होगा। सारा का सारा लोड एक ही हार्डवेयर सिस्टम यूनिट पे आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या सोचा, हम L1 कैश को भी बांट देते हैं 4 हिस्सों में। एक छोटा सा हिस्सा इसके साथ लगा देंगे, एक छोटा सा इसके साथ, एक छोटा सा इसके साथ और एक छोटा सा इसके साथ। ठीक है, इन चारों में वैल्यूज अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो ट्रेडिशनल तरीके में हम क्या करते थे, हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स पड़े होते थे,
अब हो सकता है इनके दो ब्लॉक जो है वो उठ के इस वाले में चले जाएं, ठीक है, दो ब्लॉक्स इस वाले में चले जाएं, हो सकता है ये वाले दो ब्लॉक्स इसमें चले जाएं, ओवरलैपिंग भी हो सकती है कि सेम ब्लॉक्स मल्टीपल कैशेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि हर प्रोसेसर के पास अपना खुद का कैश है, तो उससे डेटा अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम MS Teams भी यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप भी यूज करो, तो एक प्रोसेसर की कोर MS Teams को संभाल रही है, एक प्रोसेसर की कोर व्हाट्सएप को संभाल रही है। अगर दोनों में कोई सिमिलर फीचर है, जैसे सपोज करो कि कॉलिंग का फीचर है, उसमें कुछ यूज हो रहा है कंपोनेंट जो व्हाट्सएप भी यूज कर रहा है और MS Teams भी यूज कर रहा है, तो वो सेम जो डेटा है वो प्रोसेसर 1 के कैश में भी होगा, प्रोसेसर 2 के कैश में भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर x की वैल्यू मान लो 0 थी, ठीक है, प्रोसेसर 1 ने क्या किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रक्शन का नाम मैं लिख लेता हूँ, I1 I2 I3 I4। अब ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, पहले I1 कंप्लीट होना चाहिए, फिर I2, फिर I3 I4, लेकिन ये अलग अलग प्रोसेसर यूनिट्स में बंटे हुए। प्रोसेसर 1 जो है उसने I1 को संभाला, प्रोसेसर 2 I2 को संभाल रहा है, प्रोसेसर 1 जो है वो I3 को संभाल रहा है और ये I4 को संभाल रहा है। इमेजिन करके चलो, I1 ने कहा था कि x की वैल्यू 0 कर दो, I2 कह रहा था कि x की वैल्यू 1 कर दो, I3 कह रहा था कि x की वैल्यू को रीड कर लो, और I4 कह रहा था कि x की वैल्यू को रीड कर लो। ऐसे था सपोज करो। अगर हमारे पास ये वाला ट्रेडिशनल सिस्टम होता तो क्या होता कि x की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 होती, फिर x की वैल्यू रीड होती एज 1, वापस x की वैल्यू रीड होती एज 1, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है जो प्रेफरेबल है, जो हमको चाहिए। जब हमने 4 प्रोसेसर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया पूरे एक प्रोसेसर को, हमने कैश मेमोरी को डिवाइड कर दिया, अब क्या हो रहा है, प्रोसेसर 1 जो है वो देख रहा है कि यार मेरे पास I1 इंस्ट्रक्शन है, x की वैल्यू 0 है, इसने ये देख लिया, इंस्ट्रक्शन 1 सक्सेसफुल। फिर इसके पास I3 है, इसने रीड x को रीड किया एज 0। P2 क्या कह रहा है, P2 कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है और इसने रीड किया x को 1। ये तो सही है पर ये गलत हो गया। अब कुछ भी अगर गलत हो गया हमारे सिस्टम में तो हमारा सिस्टम तो खराब हो जाएगा ना। हमारा प्रोग्राम जैसे एक्सपेक्टेड वर्क करना चाहिए वैसे नहीं करेगा। तो इस चीज को हम कैसे वो करें कि मतलब इस चीज को कैसे ओवरकम करें। हमने जो प्रोसेसर्स को डिवाइड किया अलग अलग यूनिट्स में, हमने जो कैश को डिवाइड किया अलग अलग यूनिट्स में, हमने इसलिए किया ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके, हम मल्टीटास्किंग कर सके। बट जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है साथ में। अब हमारा मेन चैलेंज है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कैश कोहेरेंस और मेमोरी कंसिस्टेंसी। मेमोरी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट्स है प्रोसेसर्स की और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मान लो ये मेमोरी के ब्लॉक्स हैं और ये प्रोसेसर यूनिट्स हैं। तो मेमोरी कंसिस्टेंसी बोलती है कि जो ऑर्डर है, जैसे I1 I2 I3 I4, ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे अगर P1 है तो P1 ने I1 को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर P2 जो है वो I2 को एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर में, ताकि हमें जो वैल्यूज है वो साथ साथ अपडेट होती रहे और हमें मिलती रहे वो वैल्यूज, बीच में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। जो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है ये हम नहीं चाहते क्यों। तो अगर पहले ये जो P1 वाली यूनिट है ये A को एक्सेस कर रही है, ये C को एक्सेस कर रही है, ये A पे राइट कर रही है, ये B पे राइट कर रही है, तो ये जो सीक्वेंसिंग मैंने बोली है यही सीक्वेंस में परफॉर्म होनी चाहिए। ये काम होता है मेमोरी कंसिस्टेंसी का। ये कॉन्सेप्ट है मेमोरी कंसिस्टेंसी का कि एक हार्मनी चलनी चाहिए ब्लॉक्स और प्रोसेसर यूनिट्स के बीच में। कैश कोहेरेंस क्या कहता है कि प्रोसेसर यूनिट्स तुम्हारे पास बहुत सारी हैं और वो प्रोसेसर यूनिट्स अगर सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक पे काम कर रही है, तो अगर इसने रीड का ऑपरेशन दिया है, इसने राइटिंग का दिया है, इसने राइटिंग का दिया है, इसने रीडिंग का दिया है, तो ये उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जैसे दिए गए हैं। मेमोरी कंसिस्टेंसी का मतलब था कि बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, उनमें जो हार्मनी हम क्रिएट कर रहे हैं। कैश कोहेरेंस का मतलब प्रोसेसर्स बहुत सारे हैं, ब्लॉक एक ही है जिस पे हम काम कर रहे हैं, डेटा ब्लॉक एक ही है, उसके अंदर जो हम हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं उसको उसको कैश कोहेरेंस बोलते हैं। कोहेरेंस होता है
global ordering of access to all memory locations. कंसिस्टेंसी होता, एक मिनट मैंने उल्टे लिखते हैं, ये कंसिस्टेंसी होता और ये कोहेरेंस होता. लोकल ऑर्डरिंग of access to all of access to a single memory location. ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लोकल ऑर्डरिंग ऑफ एक्सेस टू ईच कैश ब्लॉक. अब अगर तुमने होमवर्क किया था तो तुम्हें पता होगा कि दो टर्म्स हमने पढ़ी थी, एक होता था राइट बैक कैश और एक होता था राइट थ्रू कैश. बता देता हूँ कि वापस क्या होता है. देखो यूजुअली क्या होता है, ये सीपीयू है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा कैश है और ये तुम्हारी मेन मेमोरी है, रैम बोल रहा हूँ, ठीक है. सीपीयू ने किसी कैश में पड़े एक्स ब्लॉक पे परफॉर्म किया वर्क. ये यूजुअल सिनेरियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस क्या बनेंगी. हम कैश के किसी एक्स ब्लॉक पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर एक्स को हमने चेंज किया, जैसे सपोज करो एक्स की वैल्यू 0 थी, हमने एक्स की वैल्यू 1 कर दी, यहाँ पे 0 थी, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 कर दी, लेकिन हमने रैम को नहीं बताया अभी कि हमने एक्स की वैल्यू 1 की है. रैम में एक्स की वैल्यू 0 ही पड़ी है अभी भी, ठीक है. जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं राइट बैक. इस केस में ये जो कैश वाला ब्लॉक है, ये जो कैश वाला ब्लॉक है, इसको बोलते हैं डर्टी ब्लॉक. डर्टी ब्लॉक क्यों? ये ब्लॉक हम स्टार्टिंग में रैम से उठा के लेके आए थे कैश के अंदर. कैश में सीपीयू ने कुछ चेंजेस किए उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, और वो ब्लॉक हमारे पास अपडेटेड वर्जन है उसका, लेकिन हमने अभी तक उसको रैम में लिखा नहीं है वापस से. तो वो होता है डर्टी ब्लॉक, जिसको हम बाद में जब एविक्ट आउट करेंगे तो हम रैम में लिखेंगे. एक तो राइट बैक का ये सिनेरियो होता है. दूसरा सिनेरियो ये है कि जैसे ही हमने x की वैल्यू को अपडेट किया, x इक्वल्स टू 1, साथ ही में हमने रैम वाली वैल्यू को भी अपडेट कर दिया. इसको बोलते हैं राइट थ्रू कैश. राइट थ्रू कैश का मतलब कि जब तुम कैश की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो वैसे तुमने रैम की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया. राइट बैक का मतलब कि अभी सिर्फ हमने कैश की वैल्यू को अपडेट किया, इन फ्यूचर हम रैम की वैल्यू को अपडेट करेंगे. ये क्यों होते हैं, इनके अलग अलग सिनेरियोज में फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं. ठीक है. अब जो अभी तक हम मल्टी प्रोसेसर वाला सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें बेसिकली क्या है कि ये P1 कोर है तुम्हारा, ये P2 कोर है, ये P3 कोर है और ये P4 है. इन सबके पास अपने छोटे छोटे कैशेस होंगे, पर्सनल कैशेस. ये कैशेस एक शेयर्ड बस के साथ कनेक्टेड होंगे. बस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन पाथ में. कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कम्युनिकेशन पाथ पे कि ये चारों ना किसी एक वायर से कनेक्टेड है, ऐसे सपोज करके चलो. और फाइनली ये वायर जो है ये तुम्हारे सपोज करो कि L2 कैश के साथ कनेक्टेड है. ये जो थे ये L1 कैशेस थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड थे छोटे छोटे, फिर L2 कैशेस के साथ कनेक्टेड है. L2 कैश नहीं है तो मेमोरी मान लो, मेन मेमोरी. ठीक है. अब सपोज करो कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यू पड़ी थी P1 के पास, ठीक है, x पड़ा था 0, L2 से हम लेके आए थे x 0,
P1 के पास x0 पड़ा है, P3 के पास भी x0 पड़ा है। अब P1 कुछ काम करना चाह रहा है, P1 ने x को 1 कर दिया, तो हमें P3 को बताना तो पड़ेगा ना कि यार x की वैल्यू जो 1 हो चुकी है, ताकि अगर P3 कुछ नया ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है x पे, तो x की वैल्यू 1 के साथ करे, x की वैल्यू 0 के साथ करेगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। तो इसके दो सिस्टम होते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कर देते हैं मैसेज ब्रॉडकास्ट करके, जिसको हम बोलते हैं राइट अपडेट। दूसरा सिनेरियो होता है हमारे पास राइट इनवैलिडेट। राइट अपडेट का मतलब क्या हुआ, अगर P1 ने x की वैल्यू 0 को x की वैल्यू 1 किया है, तो P1 इस डेटा बस के थ्रू, ये जो शेयर्ड बस है, इसके थ्रू सभी के पास मैसेज भेजेगा, P2 के पास भी भेजेगा, P3 P4 सबके पास भेजेगा कि यार मेरे पास x की वैल्यू पड़ी थी, मैंने x की वैल्यू 1 कर दी है, तो अगर तुम लोगों के पास x पड़ा है तो तुम लोग भी वैल्यू अपडेट कर दो। अब यहाँ पे जो L1 कैश है, L1 कैश का कंट्रोलर जो यहाँ पे कनेक्टेड है शेयर्ड बस के साथ, वो देखेगा कि यार एक मैसेज आया P1 ने भेजा है, और P1 बोल रहा है कि यार x की वैल्यू 0 जो थी वो मैंने अपडेट कर दी, x की वैल्यू 1 कर दी। तो फिर ये जो कैश कंट्रोलर है, ये यहाँ पे P3 के पास भी x की वैल्यू को 0 से हटा के x की वैल्यू 1 कर देगा। ठीक है, ये होता है राइट अपडेट, कि जैसे तुमने राइट किया तो उसका अपडेट तुम बाकी सारी प्रोसेसर यूनिट्स को दे दो। एक होता है राइट इनवैलिडेट, P1 ने क्या किया, x की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया। ठीक है, अब P1 ने वैल्यूज नहीं भेजी P2 P3 P4 को, P1 ने बस एक मैसेज भेजा कि अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू कोई भी पड़ी है तो तुम उसको इनवैलिड बोल दो, तुम उस पर अभी कुछ काम मत करना, उनको इनवैलिड बोल दो। तो P3 के पास x पड़ा था, तो P3 का जो कैश कंट्रोलर है उसने देखा कि मेरे पास x पड़ा है और P1 एक मैसेज भेज रहा है कि x की वैल्यूज को इनवैलिड बोल दो। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास x पड़ा है, x पड़ा है मैं, लेकिन मैंने उसको इनवैलिड बोल दिया। तो अगर कल को P3 को x चाहिए होगा तो P3 कहीं से लेके आएगा, ये P3 मान के चलेगा कि मेरे पास अभी कैश में L1 ये है, x नहीं पड़ा। ये कॉन्सेप्ट होता है राइट इनवैलिडेट का। राइट अपडेट में हम क्या कर रहे हैं, जो P1 ने नई वैल्यू बनाई उसको हम सभी प्रोसेसर तक भेज रहे हैं और हाथों हाथ अपडेट कर रहे हैं। राइट इनवैलिडेट में क्या हो रहा है, हमने वैल्यू नहीं भेजी, नहीं, हमने बस एक मैसेज भेजा सभी प्रोसेसर यूनिट्स को कि अगर तुम्हारे पास x पड़ा है तो तुम उसको इनवैलिड बोल दो, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी। इनके फायदे क्या होते हैं, राइट अपडेट जो होता है ये फास्ट होता है, फटाफट से P3 को वैल्यू मिल गई x की, नहीं तो P3 को काम करना तो P3 हाथों हाथ कर सकता है। राइट अपडेट की ये खास बात है। लेकिन राइट इनवैलिडेट कब काम आता है, जब तुम सेम मेमोरी लोकेशन को फ्रीक्वेंटली राइट कर रहे हो। देखो तुम ये मान के चलते हो ना कि अगर तुम्हारे पास कोई डेटा है और वो डेटा तुम ट्रांसफर करा रहे हो बाकी सब कोर्स में, तो तुम्हारी कुछ ना कुछ तो मेहनत लग रही है। अगर तुम खाली मैसेज ट्रांसफर करा रहे हो कि यार तुम इनवैलिडेट कर दो बाकी सब चीजों को, तो तुम्हारी कम मेहनत लग रही है। लेकिन अगर तुम डेटा लेके जा रहे हो और सभी को डेटा दे रहे हो कि यार एक्स की वैल्यू ये ले लो, एक्स की वैल्यू ये ले लो, तो तुम्हारी मेहनत ज्यादा लग रही है। अगर सपोज करो कि P3 का x से कोई काम ही नहीं है, अगली 10 क्लॉक साइकिल्स तक P1 को ही x के काम लेना है, P1 को x को 1 बनाना है, P1 ने x को 2 बनाना है, 3 बनाना है, P1 को ही करना है। तो क्या फायदा अगर P1 x की पहले वैल्यू 1 बनाए, फिर सभी को भेजे, फिर 2 बनाए, फिर सभी को भेजे, फिर 3 बनाए, फिर सभी को भेजे। कितनी मेहनत लग रही है, वेस्ट जा रहे हैं रिसोर्सेज हमारे। हम ये नहीं चाहते। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा कोई डेटा बार बार ओवरराइट हो रहा है सेम ही प्रोसेसर यूनिट से, यानी कि x वाला जो ब्लॉक है और हमारा जो P1 प्रोसेसर है, ये उसको बार बार फ्रीक्वेंटली रीराइट कर रहा है और किसी और को बीच में जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो हम मैसेज नहीं भेजेंगे कि यार तुम अपडेट कर लो। हम इनवैलिडेट का मैसेज भेजेंगे कि यार तुम्हारे पास अगर एक्स पड़ा तो इनवैलिडेट कर लो, अभी मैं काम कर रहा हूँ एक्स का। यहां तक समझ आया? सिर्फ प्रतीक को समझ आया यहां तक? आशिमा, आदित्य, आदित्य तिवारी, अमन, अनिमेश, आयुष, चिराग, दीपेश, हिमांशु, जीवेश, करिश्मा, पलक, पवन, पीयूष, राहुल, सिया, तन्मय, विपुल, किसी को कुछ समझ नहीं आया? आ गया, सबको आ गया। चलो, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें
डेटा को कैसे ट्रांसफर कराना है और कैसे हमें मैनेज करके चलना है जब हम मल्टी कोर प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं। आज तक जो हमने बात की थी वो थी सिंगल कोर प्रोसेसर की। अब हम मल्टी कोर पे आ चुके हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कोर्स होंगे तो हमें डेटा कैसे ट्रांसफर कराना है, कैसे हमें एक हार्मनी मेंटेन करके रखनी है सिस्टम के बीच में कि हमारे पास जो आउटपुट प्रोग्रामर ने चाहा था कि उसके प्रोग्राम से आए वही आउटपुट हार्डवेयर निकाल के दे। ये हमारा मेन मोटिव है इस बात करने का। तो जब ये यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमारे पास x इक्वल्स टू 0 L2 कैश से हम लेके आए थे L1 कैश में P1 में और P3 में, हमारे पास कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना जो हम बताएं कि यार मेरा जो डेटा है वो वैलिड है, उसका डेटा इनवैलिड है। या फिर मेरा जो डेटा है अगर मेरे को नया डेटा एक्सेस करना है तो मैं कहाँ से डेटा को एक्सेस करूंगा, ये सब चीजें कहाँ से पता चलेगी। ये सब होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको समझने में हमें ये सब चीजें पता चलेगी। देखो एक प्रोटोकॉल हमारा होता है मैसी प्रोटोकॉल। मैसी में एम का मतलब होता है मॉडिफाइड, ई का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, एस का मतलब होता है शेयर्ड और आई का मतलब होता है इनवैलिड। सेम वही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है। P1 P2 P3 ये कॉमन बसेस से अटैच्ड है, बीच में इनकी कैश मेमोरीज लगी हैं और यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी कह लो या L2 कैश कह लो, कुछ लगा है। ठीक है। अब जब तुम पहली बार L2 कैश से कोई डेटा उठा के लाए, मान लो P1 ने कहा कि मेरे को A की जरूरत है, तो P1 के कैश में L2 कैश से L2 कैश में A पड़ा था, हमने A लाके यहाँ पे रख दिया। जो हम A लेके यहाँ पे लाके रख रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट लेके हम चलेंगे। जैसे ये चार चीजें हैं ना, तो इन चार को हम दो बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 00 01 10 11। तो हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो डेटा हमारे पास अभी इस कैश में पड़ा है वो मॉडिफाइड है, एक्सक्लूसिव है, शेयर्ड है या इनवैलिड है। अब जब तुम पहली बार डेटा लेके आए हो तो ऑब्वियसली किसी और कैश में वो डेटा नहीं पड़ा है, तो इसलिए तुम उस डेटा के साथ में एक्सक्लूसिव बिट ऐड कर दोगे। एक्सक्लूसिव का सपोज करो कि 01 था, तो उस डेटा के साथ में 01 बिट ऐड कर दोगे। इससे क्या पता चलेगा कि जो डेटा तुम्हारे पास पड़ा है वो किसी और कैश के पास अभी नहीं है। ठीक है। अब अगर P3 को जरूरत पड़ी सेम ए की, P3 कहता है कि मुझे भी ए चाहिए, तो P3 के पास ए आएगा। लेकिन जैसे ही P3 के पास ए आया तो वो अब सिर्फ P1 के पास नहीं है, अब वो P1 के पास भी है, P3 के पास भी है। तो जो ये जो P1 के पास ई स्टेट थी ये अब एस बन जाएगी, शेयर्ड। और इसके पास भी शेयर्ड ही बनेगी स्टेट, यानी कि जो मेरे पास डेटा है वो P1 के पास भी P3 के पास भी हमने शेयर करके रखा हुआ डेटा। अब सपोज करो कि ये तो रीडिंग वाली थी, अगर P3 बोलता है कि मेरे को राइट करना है, अब मेरे को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो तुम्हें पता है कि जैसे P3 राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वैसे P1 के अंदर जो डेटा पड़ा है ए का वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि P3 ने अपडेट कर दिया। तो P3 ने जैसे ही उसको राइट किया तो वो शेयर्ड से मॉडिफाइड बन गया, उसके पास ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा था, अब उसने उसको मॉडिफाई कर दिया तो ये मॉडिफाइड रहेगा, और जो यहाँ पे शेयर्ड वाला बिट था ये इनवैलिड बन गया। ठीक है। ऐसे हमारे चलते MES हो रहा है, ये अलग अलग सिनेरियोज इसके बनते हैं।
तुम लोगों को पूरी विंडो विजिबल नहीं हो रही है? चलो मैं वापस से शेयरिंग ऑन कर देता हूँ। अब दिख रही है पूरी विंडो जो मैंने MESI लिखा है, MESI की फुल फॉर्म्स लिखी है? ठीक है, देखो MESI प्रोटोकॉल क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास डेटा पड़ा है, जैसे ए ब्लॉक पड़ा है हमारे पास, तो वो ए ब्लॉक सिर्फ हमारे पास पड़ा है या मेरे किसी और साथ वाले प्रोसेसर के साथ भी के पास भी पड़ा है? क्या जो मेरे पास ए ब्लॉक पड़ा है वो वैलिड पड़ा है या इनवैलिड पड़ा है? ये सब चीजें हमें कुछ बिट्स से, एक्स्ट्रा बिट्स से पता चलती है। तो हम क्या करते हैं, हम हर डेटा के साथ में कुछ ना कुछ बिट्स लगा देते हैं एक्स्ट्रा। जस्ट सपोज करो कि मॉडिफाइड के लिए मैंने ये बिट्स यूज किया, एक्सक्लूसिव के लिए ये, शेयर के लिए ये, इनवैलिड के लिए ये। ठीक है, अब कोई डेटा था जो L2 कैश में पड़ा था, P1 ने उस डेटा को एक्सेस किया, तो अब किसी और प्रोसेसर के पास, किसी और L1 कैश में A नहीं पड़ा है, A सिर्फ और सिर्फ P1 के पास पड़ा है। तो उसके जो बिट्स होंगे एक्स्ट्रा होंगे एक्सक्लूसिव वाले। एक्सक्लूसिव का मतलब कि सिर्फ एक ही जने के पास वो चीज पड़ी है और किसी के पास भी नहीं पड़ी। ठीक है, अब जस्ट सपोज करो कि P3 कहता है कि मुझे भी A चाहिए, तो P1 के पास भी A पड़ा है, P3 के पास भी A आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों के पास पड़ा है। तो जो P1 का E था वो S में कन्वर्ट हो जाएगा, S यानी कि शेयर, कि ये जो डेटा है वो हमने शेयर कर रखा है 2 या 3 लोगों ने। जो P3 के पास डेटा वो भी S में आ जाएगा क्योंकि वो P1 के पास भी है। अब P3 बोलता है कि मेरे को राइट करना है ए पे, A की वैल्यू अगर 0 थी तो मुझे A की वैल्यू 1 बनानी होती, क्योंकि P1 राइट कर रहा है तो यानी कि वो मॉडिफाई कर रहा है उस चीज को, A ब्लॉक को, तो जो उसका शेयर्ड बिट था वो मॉडिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि P1 के पास जो वैल्यू पहले पड़ी थी वो अब इनवैलिड हो जाएगी, तो जो शेयर्ड वाला बिट था वो इनवैलिड बन जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है मैसी प्रोटोकॉल का। ठीक है, इसमें तुम्हें जब तुम वीडियो देखोगे इसकी, तो उसमें सर ने बहुत सारा लंबा सारा, मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा चार्ट बना रखा है। उस चार्ट पे बिल्कुल मत जाना, वो जो ग्राफ बना हुआ है, वो कोशिश तो ये की गई थी कि जब तुम उस चार्ट को देखो, तुम उसको याद कर लो तो तुम इजीली क्वेश्चंस कर सको, बट उस चार्ट को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक लॉजिक लगा के चलो कि MES और I का मतलब क्या होता है, कब यूज होता है। अगर बहुत सारे प्रोसेसर्स में सिर्फ एक किसी प्रोसेसर यूनिट के पास कोई ब्लॉक पड़ा है और वो वैलिड है, तो उसको एक्सक्लूसिव बिट देंगे हम। अगर मोर देन वन प्रोसेसर के साथ के पास वैलिड ब्लॉक पड़े हैं, सेम का सेम ब्लॉक वैलिड पड़ा, तो उसको हम शेयर्ड बोलेंगे। अगर कोई एक प्रोसेसर कहता है कि मुझे इस पे राइट ऑपरेशन करना है, तो जब उसने राइट ऑपरेशन कर दिया तो वो मॉडिफाइड हो जाएगा। बाकी जो भी शेयर्ड में पड़े थे वो सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसी का एक एक्सटेंशन होता है MOESI प्रोटोकॉल। MOESI में O का मतलब होता है ऑन स्टेट। ये तब होती है स्टेट जब किसी प्रोसेसर के पास मॉडिफाइड भी पड़ा और एक्सक्लूसिव भी हो। यानी कि ये A था, ये कॉमन बस थी, ये मान लो P1, P2 और P3 थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये P1, ये P2, ये P3, A से जो A था L1 कैश में, L2 कैश में, A P1 ने मंगवाया तो P1 के पास A आ गया। अब P2 के पास भी A नहीं है, P3 के पास भी A नहीं है, तो ऑब्वियसली P1 जो है वो एक्सक्लूसिव बिट के साथ चल रहा है। ठीक है, अब P1 ने कहा कि मेरे को इसको ओवरराइट करना है, तो P1 ने A की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, P1 ने A की वैल्यू 1 कर दी, तो अब इसने मॉडिफाई भी कर दिया। अभी एक्सक्लूसिव भी है, ये मॉडिफाइड भी है। सभी प्रोसेसर्स में से सिर्फ इसी के पास A था, इसी ने ही मॉडिफाई कर दिया, तो ये एक्सक्लूसिव भी है, मॉडिफाइड भी है। जब ऐसी स्टेट होती है तो हम इसको ना तो E बोलेंगे ना M बोलेंगे, हम इसको ओन्ड बोलेंगे, ओ। इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये जो टॉपिक है जो मैंने अभी MESI और MOESI बताया, ये पूरा का पूरा 40 मिनट में सर ने बता रखा है, क्योंकि तुम्हें याद कराने की बेसिकली कोशिश किया। मैं बोलूंगा इसको याद मत करो, समझो कि M कब यूज कर रहे हैं, E कब यूज कर रहे हैं, S कब यूज कर रहे हैं और I कब यूज कर रहे हैं और O कब यूज कर रहे हैं। अगर तुम ये समझ जाओगे कि ये सब चीजें यूज कब कर रहे हैं, तो 40 मिनट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक समझो।
समझ आया यहाँ तक सभी को? आज यहीं तक कर रहे हैं। मैं भी समराइज करूंगा तो रिपीट कर दूंगा प्रोटोकॉल्स को। ऊपर ऊपर से तो एक बार सबको समझ आया ना कि एक्चुअली में एक हिंट तो मिला हुआ कि ये सब चीजें होती क्या। समराइज करूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो समराइज करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, प्रोटोकॉल्स पे वापस से थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने वो दो क्वेश्चन सोल्व किए जो कि लेक्चर नंबर 23 में दे रखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वीक नंबर 8 स्टार्ट किया। हमने देखा कैश कोहेरेंस और मेमोरी कंसिस्टेंसी होता क्या, ये कब इफेक्ट में आती है। आज तक हम एक प्रोसेसर यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसर को यूज करते हैं, कोई प्रोसेसर कुछ और टास्क को संभालेगा, दूसरा प्रोसेसर किसी और टास्क को संभालेगा, तो इससे हम मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। लेकिन जब हमने मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि कैश मेमोरी भी हमें डिवाइड करनी पड़ेगी चारों में। अगर हमने 4 प्रोसेसर लिया तो चारों की L1 कैश जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, ताकि एक सिंगल हार्डवेयर कंपोनेंट पे लोड ना आए। तो हमने चारों कैश मेमोरीज भी बना दी L1 कैश की। फिर उसके बाद हमने समझा कि कैश कोहेरेंस और मेमोरी कंसिस्टेंसी एक्चुअल में हो क्या रहे हैं। जब हमने चारों अलग अलग कैश मेमोरीज बना दी है, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार P1 जो है वो कभी कुछ और एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 कुछ और कर रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आउटपुट हमें चाहिए ना वो हमें नहीं मिल रहा। तो हमें पास कुछ एल्गोरिदम्स होने चाहिए जिससे जिस सीक्वेंस में हम आउटपुट चाहते हैं उसी सीक्वेंस में आउटपुट आए। बीच में अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आगे पीछे हो सकते हैं तो तुम कर लो, लेकिन आउटपुट सेम आना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर यूनिट्स की और मल्टीपल ब्लॉक्स की, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट्स की लेकिन एक सिंगल ब्लॉक की, तो उसे बोलते हैं कोहेरेंस। इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल ब्लॉक था, उसी पे कोई राइट करना चाह रहा है, उसी पे कोई रीड करना चाह रहा है, उसी पे कोई राइट करना चाह रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो टास्क हो रहे हैं ना, ये सीक्वेंशियली हो, कि अगर किसी ने बोला कि मैं राइट कर रहा हूँ और अगली बार किसी ने बोला कि मैं रीड कर रहा हूँ, तो जो भी बंदा रीड कर रहा है उसके पास लेटेस्ट वैल्यू आनी चाहिए राइट वाली। अगर मान लो x की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर वापस 1 हुई, और उसके बाद हम रीड कर रहे हैं, तो x के पास ना तो 0 आना चाहिए ना 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू हमने 1 दी है। ये होता है कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी। ये हम कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहले फिर हमने देखा कि राइट बैक और राइट फ्री होता है। एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है हमारा नॉर्मल, वो होता है सीपीयू, सीपीयू के ऊपर कैश, कैश के ऊपर रैम। ठीक है, रैम से हम कुछ कैश के अंदर लेके आए क्योंकि सीपीयू ने डिमांड की थी। अब हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं सीपीयू में, हम जो रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं वो कैश में करवा रहे हैं। अगर जो हमने रिजल्ट स्टोर कराया है वो सिर्फ कैश में कराया है, अभी तक हमने रैम में यानी कि जो मेन मेमोरी उधर अपडेट नहीं किया, तो उसको राइट बैक बोलते हैं। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें बार बार एक ही डेटा पे बार बार काम करना हो। हम नहीं चाहते कि हमने मान लो एक्स की वैल्यू 1 की, फिर रैम को बोला कि एक्स की वैल्यू 1 कर दो, फिर 2 की, फिर रैम को बोला 2 कर दो, 3 की, रैम को बोला कि 3 कर दो। वो हम हार्डवेयर रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें एक ही वैल्यू पे बार बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ करना है, जैसे एरे के केसेस में होता है, तो हम क्यों ना एक फाइनल वैल्यू ले लें कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 3 4 5 10 तक हुई, फिर जब फाइनली हमें पता चल गया 10 से आगे नहीं हो रही, तो हमने 10 वैल्यू बाद में रैम में स्टोर करवा दी। हमने टाइम भी बचा लिया, मेमोरी स्पेसेस भी बचा लिया। राइट थ्रू कैश में क्या हो रहा है, हमने जो डेटा अपडेट किया वो हमने रैम में भी अपडेट कर दिया। फिर दो चीजें देखी थी कि राइट अपडेट क्या होता है, राइट इनवैलिडेट क्या होता है। सेम सिस्टम हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल उनकी कैश यूनिट्स हैं, और वो सारी कैश यूनिट्स एक सिंगल शेयर्ड बस के साथ कनेक्टेड है। शेयर्ड बस क्या होता है, कम्युनिकेशन पाथवे होता है, वो पाथवे L2 कैश के साथ कनेक्टेड है। अगर P1 के पास कोई डेटा आया और P3 के पास भी वो सेम डेटा आया, ठीक है, P1 कहता है कि मुझे इस पे राइट करना है, यानी कि x की वैल्यू 1 आई थी अभी मेरे पास, मेरे को x की वैल्यू 2 करनी है। तो x की वैल्यू 2 होएगी, तो ऑब्वियसली अगर बाद में आप जो इंस्ट्रक्शन करोगे तो उसमें x की वैल्यू 2 लेके चलोगे, वरना तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा अगर आपने x की पुरानी वैल्यू ले ली।
हमें तो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू लेनी है ना। तो x की वैल्यू जैसी p1 जो है वो x की वैल्यू 1 से 2 करना चाहेगा, तो उसके पास दो तरीके हैं p3 को बताने के लिए कि तू उस वैल्यू को, पुरानी वाली वैल्यू को यूज मत कर। या तो p1 क्या करेगा, x की जो नई वैल्यू 2 हुई है वो p3 को भेज देगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसको बोलते हैं राइट अपडेट। ये क्यों होता है, ये एफिशिएंट होता है ताकि p3 भी अगर कुछ काम करना चाहे तो वो साथ साथ कर सके। दूसरा तरीका है p1 कहेगा कि यार मेरे को अभी थोड़ी देर तक ना x पे काम करना है, तुम रुक जाओ, तुम काम मत करो। तो वो सिर्फ कहेगा कि तुम्हारे पास अगर किसी के पास भी x पड़ा है तो उसको इनवैलिडेट कर दो, यानी कि बोल दो कि वो ब्लॉक इनवैलिड है, तुम उसको यूज मत करना। ये तब होता है जब हम एरे वगैरह एक्सेस कर रहे होते हैं, एक ही ब्लॉक पे बार बार काम कर रहे होते हैं। हमने दो प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, स्नूपिंग प्रोटोकॉल्स। ये बेसिकली स्नूपिंग होता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना यहाँ पे। स्नूपिंग क्या होता है, स्नूपिंग मतलब जैसे वो होता है ना कि स्निफिंग क्या होता है, स्निफ मतलब सूंघना। जैसे डॉग्स जो होते हैं वो स्निफ करते हैं, ठीक है। वैसे स्नूपिंग होता है कि तुम देख रहे हो डेटा बस के अंदर कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं मेरे पास। P3 के पास जो 4 प्रोसेसर यूनिट्स हैं, इन चारों के कंट्रोलर लगे हुए हैं शेयर्ड बस के अंदर। तो अगर P1 ने मैसेज भेजा तो P2, P3, P4 आंखें खोल के बैठे कि यार जैसे ही मेरे पास कोई मैसेज आएगा मैं अपने कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेसर को अपडेट कर दूंगा कि मेरे पास क्या मैसेज आया। ये होता है स्नूपिंग प्रोटोकॉल्स। कल हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल्स। फिर हमने दो चीजें और देखी कि MESI और MOESI बिट्स क्या होते हैं। जब हम MESI बिट्स की बात करते हैं तो M का मतलब मॉडिफाइड, एक्सक्लूसिव, शेयर्ड और इनवैलिड, चारों चीजें। हमने देखा कि ये क्या होती है। L2 कैश था, नीचे बहुत सारे प्रोसेसर्स थे, एक प्रोसेसर ऐसा था जो कहता है कि मेरे को ए चाहिए। अब हमने देखा कि ना तो P2 के पास ए है, ना P3 के पास ए है, ना P4 के पास ए है, किसी के पास ए है ही नहीं। L2 कैश में ए पड़ा तो L2 कैश से हम P1 के L1 कैश में ए लेके आए। इस वक्त हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, जो ए वाला ब्लॉक है वो किसी और प्रोसेसर के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ P1 के पास है। तो वो एक्सक्लूसिविटी है उसकी। तो हम बोलेंगे कि जो ए ब्लॉक है वो एक्सक्लूसिव है P1 के लिए। और इस एक्सक्लूसिविटी को हम बताएंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बिट से। यानी कि अगर मान लो 16 बिट का कुछ एड्रेस आ रहा था तो मैंने 2 बिट एक्स्ट्रा लगा दिए और मैंने उसको बोला कि ये 00 यानी कि मान लो 01, तो ये मेरे लिए एक्सक्लूसिव है मेरे पास, ये किसी और के पास नहीं है। हम ये क्यों बता रहे हैं कि एक्सक्लूसिव है, ताकि कल को अगर मैं इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास डिस्टर्बेंसेस बाकी प्रोसेसर से ना आए। अब सपोज करो कि P1 ने तो ए को मंगवा लिया, तो P1 के पास एक्सक्लूसिव बिट है। P3 के पास ए नहीं था, P3 को भी ए चाहिए, तो P3 ने भी ए मंगवा लिया। P3 के पास जैसी ए आया तो अब P1 अकेला नहीं है जिसके पास ए है, अब P3 भी है, तो दोनों शेयर कर रहे हैं ए को। तो P1 का जो बिट था वो भी शेयर्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव से, जो P3 का था वो भी शेयर्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब P3 ने कहा कि मेरे को ओवरराइट करना है, मेरे को ए की वैल्यू 0 आई थी, मेरे को ए की वैल्यू 1 बनानी है। तो P3 मॉडिफाई करना चाह रहा है ए को, तो जो शेयर्ड बिट था वो मॉडिफाइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि P1 के पास अभी पुरानी वैल्यू पड़ी है x इक्वल्स टू 1, तो P3 ने जैसे ही अपडेट किया a को, तो P3 ने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया बस के अंदर कि यार अगर किसी के पास भी a पड़ा है तो उसको इनवैलिडेट कर दो। P1 ने देखा कि हाँ यार मेरे पास a पड़ा है और P3 कह रहा है कि इनवैलिडेट कर दो, तो मैंने शेयर से इनवैलिडेट कर दी। सेम प्रोटोकॉल होता है MOESI का। O का मतलब ओन्ड होता है। ये तब होता है जब तुम्हारे पास एक्सक्लूसिवली पड़ा हो कोई ब्लॉक और वो तुमने मॉडिफाई कर दिया हो। ए ब्लॉक था, ए ब्लॉक की वैल्यू 0 थी, P1 ने मंगवाया, ना तो P2 के पास ए है ना P3 के पास ए है। P1 ने ए मंगवाया तो एक्सक्लूसिव है P1 के पास ए। P1 ने क्या किया, ए की वैल्यू 0 से ए की वैल्यू 1 कर दी, तो एक्सक्लूसिव भी था, उसको मॉडिफाई भी कर दिया, तो वो ओन्ड स्टेट आ गई, OWNED, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना ही है ये। आया समझ में? इसको थोड़ा वीडियो को देखना और समझ आएगा। ग्राफ पे बिल्कुल मत जाना जो सर ने बनाया, बहुत कंफ्यूजन होगी उससे। लेक्चर 9 कौन सा है भाई, या वीक 9 की बात कर रहे हो? वीक 9 हमारा कल हो जाएगा। कोई और डाउट है किसी को? सभी लोग, आशिमा, आदित्य, अमन, अनिमेश, आयुष, चिराग, हिमांशु, पलक, पवन, प्रतीक, राहुल, सिया, विपुल।
क्लियर हुआ या कोई डाउट है? वीक 8 का छोटा सा टॉपिक बचा है, वो कल हो जाएगा, डायरेक्टरी बेस्ड। जैसे हमने स्नूपिंग पढ़ा है वैसे ही डायरेक्टरी बेस्ड भी होता है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है बस। मैसी में बिट्स में डील कर रहे हैं हम। एमओईएसआई में भी बिट्स से डील कर रहे हैं हम। बिट्स बेसिकली हमने इन चारों या पांचों जो भी टर्म्स हैं इनको एक बिट्स दे रखे हैं। जैसे हमने ऑप कोड्स दिए थे ना अलग अलग ऑपरेशंस को, वैसे ही इन टर्म्स को, ये जो स्टेट्स हैं इनको स्टेट्स बोल रहे हैं कि जो ए ब्लॉक है उसकी स्टेट क्या है, वो शेयर्ड स्टेट में है, वो एक्सक्लूसिव स्टेट में है, या फिर वो इनवैलिड स्टेट में है। तो उनके लिए हमने नाम रख दिया कि 0 0 का मतलब ये हो जाएगा, 0 1 का मतलब ये हो जाएगा। अभी के लिए क्लियर है भाई? हफ्ते बाद एग्जाम है, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। क्लियर नहीं है तो होमवर्क जो है वो जरूर करना यार। अ, अगर तुम्हें लगे कि कुछ कहीं पे भी बोर हो रहे हो तो आज वाला होमवर्क में कुछ कुछ स्किप कर सकते हो तुम, क्योंकि बहुत लेंदी एक्सप्लेन कर रखा है, बट क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना। P1 P2 P3 मल्टी प्रोसेसर है, हाँ। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? क्वेश्चंस ये हो सकता है कि जैसे अभी तक हमने एड्रेस बेस्ड वाले क्वेश्चन किए ना, सेट नंबर हो गया, उसके साथ में ब्लॉक ऑफ सेट वगैरह, अब उसके साथ ये वाले जो बिट्स है एमईएसए वाले ये जोड़ देंगे। फिर तुमसे पूछेंगे कि अभी कौन से स्टेट में है, कुछ कुछ ऑपरेशन कराएंगे कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया। अब उसके बाद इस ब्लॉक की कौन सी स्टेट है, ये एक्सक्लूसिव स्टेट में है अभी, या शेयर्ड स्टेट में है, या फिर इनवैलिड स्टेट में? ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। कैपेसिटी में टोटल मिसेस में कंसीडर क्यों नहीं किया करते हैं? टोटल मिसेस में कंसीडर करते हैं बट वहां पर दिया होगा या तो। कहाँ है? यार इस क्वेश्चन में कैपेसिटी मिस होता दिख नहीं रहा मेरे को। स्टार्टिंग में प्रोसेसर जो डिमांड कर रहा है वो ए बी सी और डी की कर रहा है, उसके बाद वापस ए डिमांड कर रहा है, वापस बी कर रहा है। तो वो कुछ और स्टार्टिंग में अलग से डिमांड कर ही नहीं रहा, बाद में डिमांड कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जो एबीसीडी उसको चाहिए था वो चारों एबीसीडी तो ऑलरेडी है ना, तो कैपेसिटी मिस नहीं हुआ यहाँ पे। बाद में कंपलसरी मिस होगा जब वो ई और एफ को डिमांड करेगा। हाँ ई एफ बाद में है, स्टार्टिंग में नहीं है। ई एफ बहुत देर बाद में आ रहे हैं पिक्चर में। अगर ए बी सी डी ई एफ बिल्कुल साथ साथ होते हैं तो वो कैपेसिटी मिस होता, लेकिन ए बी सी डी है, फिर वापस ए बी सी कुछ मांग लिया, फिर ई एफ है, तो वो कंपलसरी मिस होगा बाद में। सूडो एलआरयू में कैपेसिटी कैसे आएगा? क्वेश्चन नहीं समझा यार मैं, सूडो एलआरयू में कैपेसिटी कैसे आएगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भेजो मुझे। देखो एविक्शन की प्रोसेस क्या होती है कि तुम्हारे पास ए बी सी डी तुम कैश के अंदर ले आए, अगर तुम्हें हाथों हाथ ई एफ को भी लेके आना था तो वो होता है कि कैपेसिटी मिस, कि तुम्हें हाथों हाथ लेके आना था बट तुम नहीं लेके आ पाए, क्योंकि तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं थी। सूडो एलआरयू में दोनों चीजें हो सकती है, कैपेसिटी मिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ए बी सी डी ऑलरेडी है उसके अंदर और तुम ई को लेके आ रहे हो अगली ही टर्न में, तो वो कैपेसिटी मिस है। कुछ देर बाद लेके आ रहे हो तो वो कैपेसिटी मिस नहीं होगा। सूडो में एरो पॉइंट होगा, जैसे तुमने ए को डाला, सूडो वाले मान लो 4 ब्लॉक सही है, तुमने यहाँ पे ए को डाला, तो जो एरो है वो एक तो यहाँ पे पॉइंट करेगा, एक एरो यहाँ पे पॉइंट करेगा। तुमने बी को डाला तो एक एरो ऊपर पॉइंट करेगा, इधर वाला जो एरो है वो नीचे ही रहेगा। सी को डाला तो एक एरो नीचे चला जाएगा, ये वाला एरो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जब डी डालोगे ना तुम, तो तुम्हारे पास एक पूरा एक पाथ बन जाएगा। तो जो पाथ बन रहा है उसी को बाहर निकाल दो, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ए निकलेगा बाहर, एरो पॉइंट कर ही देगा। जब हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तब कैपेसिटी मिस हुआ है।
जब हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तब कैपेसिटी मिस हुआ है क्योंकि कैपेसिटी फुल थी, रिप्लेसमेंट करना पड़ा। यार थोड़ा सा ना मेरे को वॉइस नोट बना के भेज देना, इस पे मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि तुम सूडो एलआरई और इसको कैसे रिलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, वॉइस नोट भेजना। मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। आज वाला सबको क्लियर हो गया सब कुछ? हाँ, ओन्ड का मतलब यही होता है। चलो ठीक है।